खत्म हो गई थी। अंकुर, सैयद एंड डेविड, वो वाला हो गया था हमारा। चलो मैंने थ्योरम 10.8 के बारे में क्या बताया था? थ्योरम 10.8 के बारे में सर आपने बताया था कि सिर्फ थ्योरम 10.8 और 10.2 एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 10.8 भी हम पढ़ लेंगे फिर। चलो उसके पहले पेज 179 पर, पेज 179 उस पर लास्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, उसको अंडरलाइन कर लो। लास्ट पैराग्राफ को अंडरलाइन करेंगे। इफ टू chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. मतलब क्या बोल रहा है ये एक मेरा सर्कल है समझो, ठीक है, सर्कल, और तुमको पता है आर्क किसको बोलते हैं? ये ऐसे रख के हम लोग ऐसा बनाते हैं, फिर ऐसा बनाते हैं, तो ये आर्क है ना दो, बस। तो ये बोल रहा है कि सपोज दो कॉर्ड्स है, ये एक कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके आर्क्स ए बी, ये आर्क, या मैं इसको बोलूंगा ए पी बी, ये आर्क, और सी क्यू डी, ये आर्क, ये दोनों आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्यों बोला? क्योंकि ये है माइनर आर्क, इन दोनों के मेजर आर्क भी सेम हो जाएंगे, समझे? तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल हो जाएंगे। एंड कॉन्वर्सली, अगर आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल। पेज 180 पे थर्ड पैराग्राफ, एक लाइन का पैराग्राफ है। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, अंडरलाइन। कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड equal angles at the center। वहां पर फिगर भी बनाया हुआ है। अब देखो मेरे पास पहली आर्क है यहां से लेकर यहां तक, इतनी आर्क है मेरे पास, और दूसरी आर्क भी पहले जितनी ही है। ये हो गया मेरा आर्क ABC और ये हो गया मेरा आर्क PQR। अगर मेरा आर्क ABC इज इक्वल टू आर्क PQR, अगर ऐसा है तो ये बीच से या फिर सर्कल के सेंटर से इक्वल एंगल बनाएंगे, ये दोनों एंगल्स रहेंगे इक्वल। वहां पर लिखा है सबटेंड, सबटेंड का मतलब आपको लिख लो मेक, MEKE, मेक। सबटेंड आया कहीं पर भी मैथमेटिक्स में तो उसका मतलब रहेगा मेक, मतलब वो बनाता है, ठीक है। चलो आगे, यहां तक समझ गया? मतलब मैं इसका एक और मीनिंग निकाल सकता हूं, और वो मीनिंग क्या होगा? वो मीनिंग ये है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स रहेंगे, इक्वल कॉर्ड्स, तो इक्वल कॉर्ड भी सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे, उसका ये मतलब है ना? मतलब आर्क्स इक्वल, कॉर्ड इक्वल, एंगल इक्वल, बस। थ्योरम 10.8 स्टार मार्क, 2 स्टार बना दो उसको, 2 स्टार।
साथ में ये भी लिख सकते हैं कि एफ एन जी फिगर नॉट गिवन, फिगर नॉट गिवन, इसका एक और नाम है, इसी थ्योरम 10.8 को एक और नाम से बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसा बोला जाता है उसको, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए। तो कहीं पर भी हम लिखते हैं ए, उसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब जो हम पूरा प्रूफ पढ़ेंगे वो प्रूफ हम पढ़ेंगे और उसको हम बार बार जो 3 फिगर दिए हैं, वैसे तो हम लोग कोई भी देख सकते हैं फिगर, लेकिन हम देखेंगे सेंटर वाला फिगर, ठीक है। तीनों चीज में वैसे ही काम करेगा, लेकिन पहले हम सेंटर वाला देखेंगे, उसके बाद आप जब रीड करेंगे तो फर्स्ट वाला रीड कर लेना, फिर थर्ड वाला रीड कर लेना, समझे। अब प्रूफ में सबसे पहले दिया है गिवन और सेकेंड लाइन में दिया है टू प्रूव, वो अंडरलाइन करेंगे। गिवन एंड टू प्रूव, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन बुक में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें दिया क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। किसी को समझ में आया क्या? तो angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of a circle। ध्यान दो, बहुत सिंपल है, ध्यान दो। अगर ये मेरा आर्क है, आर्क ए बी, ठीक है, अगर मैं बना रहा हूं इससे एक एंगल, ये बन गया मेरा एंगल, कोई भी एक पॉइंट पर, ये पूरे सर्कल में कोई भी एक पॉइंट पर मैं बना रहा हूं ये एंगल को मैं ले रहा हूं x। तो अगर सेम आर्क से सेंटर में मैं बनाता हूं कोई एंगल, तो वो हमेशा बनेगा 2x, ऐसा। मतलब क्या? अगर ये 15 है तो ये रहेगा 30, अगर ये 30 है ये रहेगा 60, अगर ये 60 है ये रहेगा 120, समझे। अब सर सेकंड वाला नहीं, ये सबके लिए है, ये आर्क कैसा भी हो सकता है, ये हो गया ए बी, ये छोटा आर्क है। अगर मैं बड़े आर्क की बात करता हूं, बड़े आर्क में हम ले लेते सेमी सर्कल का पूरा आर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सेंटर से 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि ये हमेशा इसका आधा रहता, ये 180 तो ये 90, और तीसरा वाला जो बोला है, तीसरे वाले में और बड़ा ले लिया, तो ये जितना भी रहेगा, अगर ये 2x है तो ये रहेगा आपका x। मतलब ये एंगल जो है, यहां का जो एंगल है ये वाला, इसको खोल रहे हैं, ये ऐसा एंगल है यहां पर, आप कैसे भी ले सकते क्या? ये एंगल है, ये खोल रहे हैं इसको ऐसा, ठीक है। पहले यहां से ऐसा लाए, फिर यहां से ऊपर लेकर गए, समझे। आर्क कैसे भी ले नहीं सकते, वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है उसमें से हमको याद आना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था, फिर हमको अप्लाई करना आना चाहिए,
ठीक है, अब प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले आप लोग रीड करेंगे शांति से प्रूफ, और आप सिर्फ प्रूफ रीड करते वक्त आप सेंटर वाला जो फिगर है उसमें, ये वाला फिगर, इसको अच्छे से देखेंगे आप, ठीक है। शुरू हो जाओ। एक और चीज, ये जो एंगल बना है x, ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा। मतलब मैं ये AB से, AB के इस तरफ, ऊपर वाले तरफ में, मेजर आर्क में कितने भी एंगल बना लूं, वो सारे रहेंगे x। ये 180 है, यहां पर मैं कितने भी एंगल बना लूं, वो सारे रहेंगे 90। यहां पर मैं कितने भी एंगल बना लूं, वो सारे सेम रहेंगे, x रहेंगे। समझे? 2x से फिट रहेगा क्या 2x क्या 2x? 2x कितने रहेंगे? सेंटर से, ऐसे कैसे? सेंटर से हमेशा ये जो भी रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, कोई भी दो आर्क मेरे पास में, एक आर्क दी है, दो पॉइंट दिए हैं P Q, अगर ये P Q मिलाकर यहां से बनाते हैं x, तो यही P Q सेंटर से बनाएंगे 2x बस। लेकिन ये जो x है वो P Q के एक तरफ होना चाहिए, और ये 2x भी एक ही तरफ जाना चाहिए। समझे? चलो एक बार उसको शांति से पढ़ेंगे, फिर मैं समझाता हूं। आप पढ़ेंगे लेट अस बिगिन से, वो कंसीडर वगैरह छोड़ दो, सिर्फ बीच वाला लेना है आपको। लेट अस बिगिन से पढ़ो। पेज 181, पेज 181 में जो सेकंड रीजन दिया हुआ है, थ्योरम 7.5, थ्योरम 7.5 में जाकर देखो कि तुमको वो सेम रीजन लग रहा है क्या। जाकर देखो एक बार कि वहां पर फिट होता है क्या थ्योरम 7.5। देखो तो हो रहा है क्या फिट? नहीं। 7.2 तो हाँ 7.2 नहीं, वहां पर लिखा क्या है पेज 181 पर जो सेकंड रीजन है वो क्या लिखा है? 7.5 12 लिखा है क्या? 5 5 लिखा है ना, वो तो गलत है।
उसको काट के लिख दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पेज 181 थ्योरम 7.5 जहां लिखा है रीजन में, उसको काट के लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि ऐसे थ्योरम 7.5 नहीं लिखना है कभी भी, क्योंकि उससे आपको फिर याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा था, फिर जाकर देखना पड़ेगा। अब समझे? और वही हमने अभी लिखा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो समझ में आ रहा है क्लियरली? अब देखो शांति से उसको, रिमार्क के ऊपर तक वो है, ठीक है, रिमार्क के ऊपर तक हमको प्रूफ करना है POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PAQ। एंगल POQ मतलब ये वाला एंगल बड़ा वाला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। अब ध्यान दो, उसमें थोड़ा सा टफ दिया है, हम इसको थोड़ा सा आसान करेंगे, ठीक है? पे अटेंशन। और ये जो मैं बताऊंगा वो भी आपको लिख कर रखना है, या फिर एक अपने पेज में लिखकर वहां पर स्टेपल कर देना, समझे? ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। उसने यहां से शुरू किया है और पेज नंबर 180, पेज 180 की लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन उसको अंडरलाइन कर लो, बिकॉज an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles। इतना बड़ा लिखने की जरूरत है क्या? हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, लिख दो ब्रैकेट में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, डन। अब देखो हम शुरुआत कहां से करेंगे। हम यहां से नहीं शुरुआत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, अब बराबर ध्यान दो। अब मुझे दिया है PO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू QO। ये हो गए रेडाई, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है? ये तीनों इक्वल हो गए। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा। तो इन दोनों एंगल्स को मैं ले लेता हूं x x, इन दोनों को ले लेता हूं मैं y y, ठीक है? अब लिख लेता हूं मैं इसको, therefore एंगल APO इज इक्वल टू एंगल PAO इज इक्वल टू x। और सेकेंड रीजन रहेगा ऑल्सो एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल QAO इज इक्वल टू y, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? इसको नाम दे दिया मैंने x x, इसको नाम दे दिया y y। अब हम देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल AQO, और ये हो जाएगा उसका एक्सटीरियर एंगल BOQ, BOQ हो जाएगा उसका एक्सटीरियर एंगल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, therefore एंगल BOQ इज इक्वल टू 2y, 2y लिख सकता हूं डायरेक्टली बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ये वाले ट्रायंगल में एंगल POB इज इक्वल टू 2x, ठीक है? अब उसको हम कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ऐड। तो ऐड करने के बाद इन दोनों का क्या मिलेगा मुझे, BOQ प्लस POB, ये दोनों मिलकर मुझे मिलेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं पहले 1, इसको दे देता हूं मैं 2,
अब मैं लिख रहा हूं एड 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है एंगल POQ इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। लेकिन x प्लस वाई मेरा क्या है, x प्लस वाई क्या है, PAQ, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लेकिन एक थर्ड वाला जो केस है, थर्ड वाले केस में उसने लिया रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड वाला ऐसा है ना कुछ, ये ऐसा ऊपर है, रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब वो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो वहां लिखना पड़ेगा हमको ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। रिफ्लेक्स के पहले रिफ्लेक्स लिखना पड़ता, लेकिन बाकी के पहले रिफ्लेक्स नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। अब ये सेम चीज तीनों सर्कल्स में अप्लाई होंगी या नहीं, जो वहां पर आपको 3 केसेस दिए हैं वो भी देख लो शांति से, ठीक है। और ये चीज लिख कर रख लो अपने पास, ये एक अलग सा प्रूफ है जो आपके काम आएगा, ठीक है। सर बुक में भी तो ऐसा ही दिया है ना, बुक में भी ऐसे दिया है, उन्होंने एक्स वाई नहीं लिया, ठीक है। बुक में सेम दिया है, A to Z सेम है, लेकिन क्योंकि वहां पर पूरे नाम लिए इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगर आप बुक वाले मेथड से कंफर्टेबल हो तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जिसको ये लिखना है वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बस एक्स वाई करने से आसानी हो जाती है। किसी के मन में ये सवाल आया क्या कि सर इस चारों को x x x x क्यों नहीं ले लिए, ऐसा कुछ सवाल आया कि किसी के मन में? हाँ, अगर तुमको पता करना भी है वो सवाल का आंसर, तो तुम लोग पहला वाला फिगर देख सकते हो। पहले वाले फिगर में ऐसा कुछ है, समझो, ये एंगल्स डिफरेंट है और ये दोनों एंगल्स डिफरेंट है, समझे। ये दोनों एंगल अलग है, ये दोनों एंगल अलग है, इसीलिए मैंने अलग लिया, इसीलिए चारों का एक्स नहीं लिया। सर अगर एग्जाम में इसका प्रूफ आया तो हमें तीनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तीनों बनाना पड़ेगा, और उतना ही नहीं, ये प्रूफ करना पड़ेगा पूरा, गिवन टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा आपको, गिवन टू प्रूफ, ये पूरा प्रूफ है आपका, अल्टरनेट प्रूफ, वैसे तो सेम ही है। एक भी स्टेप छूटी तो पूरा गलत हो जाएगा, बोल सकते हैं। डन, इरेज कर दूं? नहीं सर एक से हाँ, लिख लो। हो गया। थ्योरम 10.9 अंडरलाइन करो, थ्योरम 10.9 अंडरलाइन। थ्योरम 10.9 में क्या बोला है? वो बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट, अब ये देखो, ये हो गया मेरा एक कॉर्ड, ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट में मैं बना रहा हूं अब कुछ एंगल्स, ये एक एंगल बना लिया एंगल 1, ये दूसरा बना लिया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो वो बोल रहा है कि ये सारे एंगल्स इक्वल ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट।
समझे? एंगल्स, आप अटक रहे थे बार all the angles in the same segment, इस केस में है वो मेजर सेगमेंट में, तो सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट के इक्वल रहेंगे। और अगर मैं माइनर सेगमेंट में बना दूं ऐसा कुछ दो एंगल्स 6 and 7, तो ये 6, 7 इक्वल हो जाएंगे ऐसा, ठीक है? ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ बनाकर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। यही वो बोल रहा है, बस उतना, ठीक है? आपको अगर खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो ये लिख सकते हैं। आगे अब थ्योरम 10.10 के दो लाइन ऊपर, थ्योरम 10.10 की दो लाइन ऊपर, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अंडरलाइन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर मैं डायमीटर बनाता हूं तो डायमीटर बनाने के बाद ये हो गया 180, तो यहां पर मैं कोई भी एंगल बनाऊं वो सारे रहेंगे मेरे 90, ऐसा वो बोल रहा है, समझे? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये सब हमको आगे काम आने वाला है। थ्योरम 10.10 अंडरलाइन, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। ये वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल वालों का भरोसा नहीं है, कब कोई तो कौन सी चीज बाद में बोलेंगे कि है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो, यहां पर आप स्टार मार्क या फिर जैसे हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग मतलब जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है? जहां तक तो कोर्स में नहीं है लेकिन स्कूल वाले करवा सकते हैं। हैशटैग का मतलब वो हो जाएगा, या आप अपना कोई अलग से साइन बना सकते हैं, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है थ्योरम 10.10 में? अब पहले ध्यान दो, हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि ऐसी एक लाइन है जिसको मैं बोलता हूं कॉर्ड, और वो कॉर्ड जो एंगल बनाएगी वो सेम एंगल बनाएगी, ठीक है? तो अब इसने क्या बोला 10.10 में, ये बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, हमने देखा कि एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और वो कॉर्ड अगर दो एंगल्स बनाता है सेम सेगमेंट में, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। लेकिन 10.10 में इसका कॉन्वर्स है। इसने बोला कि if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, ये एक लाइन है और कोई भी एक साइड ऊपर या नीचे दो पॉइंट्स है, सपोज ऊपर है, ये 2 पॉइंट्स है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स ये लाइन के एंड से सेम एंगल बनाते हैं, सेम एंगल। तो इसका मतलब होगा कि ए बी सी डी चारों भी एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, समझा? नहीं सर। इसमें बोला था कि अगर एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड अगर 2 पॉइंट पर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट 2 एंगल्स बनाता है, तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे,
लेकिन यहां पर बोला कि अगर एक लाइन उसके एक तरफ 2 पॉइंट पर सेम एंगल बनाती है, इसका मतलब होगा कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। समझे? अब समझ में आ रहा होगा आपको, इसका पूरा कॉन्वर्स ही है। अब उसने प्रूफ कैसे किया वो हम देख लेते हैं। प्रूफ कैसे किया उसने? वो बोल रहा है कि मान लो, ठीक है, पेज नंबर 182 पर है, देखो पेज नंबर 182, इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं। थर्ड लाइन में एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB दिया है। एंगल ACB इज इक्वल टू ADB, उसके पहले लिख लो गिवन, गिवन लिखो उसके पहले। उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे टू शो, टू शो के नीचे है लेटस ड्रॉ, लेटस ड्रॉ के पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के नीचे है सपोज। सपोज मतलब हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, मान लो, वहां से शुरू हो रहा है आपका प्रूफ। सपोज, सपोज से शुरू हो रहा है प्रूफ। अब क्या बोला उसने? सपोज इट डज नॉट पास थ्रू पॉइंट डी। मान लो वो डी पर से जाता ही नहीं। कौन? ये सर्कल, ये सर्कल जो है वो डी पर से नहीं जाता, तो कहां से जाएगा? दो ही जगह हो सकती है, ठीक है, दो ही जगह हो सकती है जहां से वो जा रहा है। वो दो कौन सी जगह हो सकती है? या तो वो एक अंदर का पॉइंट रहेगा ई, या तो वो एक बाहर का पॉइंट रहेगा ई डैश, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं, या तो अंदर से जाएगा या तो बाहर से जाएगा, ठीक है। अब देन इट विल इंटरसेक्ट AD और एक्सटेंडेड AD एट पॉइंट से E और E डैश। तो अगर वो D पर से नहीं जाता है तो वो जाएगा E पर से या E डैश पर से, और कहीं से जा सकता है क्या? नहीं। और हम मानते हैं कि वो D पर से नहीं जाता, तो क्या अगर वो D पर से नहीं जाता है और वो समझो E पर से जा रहा है, तो हमको क्या पता चलेगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BEC। हमको दिया क्या था? हमको दिया था एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये वाला एंगल ये BDC से इक्वल है, ये हमको दिया था। लेकिन अब हमने अज्यूम किया, अब हमने अज्यूम किया कि ये D पर से नहीं जा रहा सर्कल, ये E पर से जा रहा है। तो अगर E पर से जाएगा तो BAC इज इक्वल टू BEC हो जाएगा। इसका रीजन क्या रहेगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और इसका रीजन है गिवन। गिवन है BAC इज इक्वल टू BDC, बट हमने अज्यूम किया कि सर्कल D पर से नहीं जा रहा, वो E या E डैश पर से जा रहा है। Therefore, BAC is equal to BEC, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। लेकिन दोनों तो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, therefore I can write that angle BDC is equal to angle BEC। ये दोनों इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि D and E are one and the same point।
या फिर मैं लिख सकता हूं implies that D and E coincide, मतलब D और E ये दो अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही पॉइंट्स है। और हमने जो अज्यूम किया था, जो हमने सपोज किया था, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, समझे? वो वहीं से जाएगा, वो D से ही जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव किया। पहले हमने मान लिया कि वैसा नहीं होता, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमको पता चला कि वैसा ही होगा और कोई तरीका नहीं है। आप समझे बेटा? सब क्लियर है? ये पूछेंगे नहीं पेपर में, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए आएगा, ठीक है? इसके ऊपर के क्वेश्चन भी शायद नहीं पूछेंगे। सर बोल। सर थ्योरम 10.9 सर 10.9 क्या? angles in the same segment ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हाँ, उसी से प्रूव किया आपने वो BAC। यस। अब मैं बता रहा हूं फिगर 10.30 पेज 182 थ्योरम 10.30 उसके लेफ्ट साइड में लिखा है y का रीजन लिखेंगे, y का रीजन लिखो थ्योरम 10.9 और पूरा स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बस इतना भी लिख सकते हैं। आपने जो भी प्रूफ किया ना, उसमें BAC और BEC इक्वल जैसे वो बताओ ना। क्या? BA एंगल BAC और BEC ये असम्पशन से हुआ ना। उसने वहां पर दूसरा लिया, उसने ABCD ऐसा लिया, ठीक है? सर एंगल इन द सेम segment 10.9 से बोला। हाँ, ये 10.9 है। जो y है, y को काटकर आपको रीजन लिखना है 10.9 और उसका स्टेटमेंट लिखो, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और सेकंड वाला जो y है वो काट दो, सेकंड वाला जो y है वो काट दो, ठीक है? चलो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसको बोलते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट को मिलाकर एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है? अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऊपर से हम सर्कल बना सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके चारों वर्टिसेस से जाना चाहिए हमारा सर्कल। शुरू करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। थ्योरम 10.11 एंड 10.12 अंडरलाइन करो, पेज 183। थ्योरम 10.11 एंड 12 अंडरलाइन करो और रीड करो उसको मन में। Theorem 10.11 The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। मतलब क्या? ये मेरा एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका बोलना है कि इन दोनों का सम 180 रहेगा या फिर इन दोनों का सम 180 रहेगा, इन दोनों का या फिर इन दोनों का, ठीक है? सम 180 होना जरूरी है। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 रहेगा तभी उसको साइक्लिक बोलेंगे, नहीं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। ऐसा 10.12
if the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic. मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स. ठीक है, 10.11 and 12 are converse of each other. Example 3. Example 3 को करेंगे 3 स्टार करेंगे. मैक्सिमम चीजें उसमें दी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हम लिख लेते हैं. पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आप पढ़ना, तो आपको आसानी होगी. तो पहला है जॉइंट ओसी, ओडी एंड बीसी. ये क्या हो गया? आपका कंस्ट्रक्शन हो गया. लिख दो कंस्ट्रक्शन. उसके बाद लिखा है ट्राइंगल ओडीसी इज इक्विलैटरल और वाई को कैंसिल कर दो. वाई के पहले लिखेंगे ओसी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू सीडी. ओसी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू सीडी. पहले वाई का रीजन है ये. नेक्स्ट थ्योरम 10.8 दिया हुआ है वहां पर, उसको काट दो और वहां पर जाएगी थ्योरम 10.8 की स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट रहेगा थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट रहेगा वहां पर. फिलहाल वैसा लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए 10.8 को एज इट इज रहने दे सकते हैं. पेपर में आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट. ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अगर लिखना है तो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ठीक है, लेकिन वो चीज हमारे बुक में यूज हुई है क्या कहीं पर? इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं. इसीलिए हमको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ सकता है. स्टेटमेंट जो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, इतना आप लिख सकते हो. उसमें से जितने भी आर्टिकल्स है ए एंड द, वो आप हटा के भी लिख सकते हो. समझे? तो वो अंडरस्टूड रहेगा. चलो, एक फिर सेकंड वाई है. सेकंड वाई, उस वाई को काट के रीजन लिखो उसका. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ये हमने देखा था. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ठीक है. एंड लास्ट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन कुछ है नहीं वहां पर, लेकिन हम अपने मन से लिख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. अब पढ़ो उसको. क्या बोला? कहां पे लिखना है एंगल सम? 60 डिग्री के बाद में लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी. अब रीड करो उसको, शांति से रीड करो. पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर पढ़ना. क्वेश्चन को समझो पहले.
समझा क्या? सर सी इंफिनिटी हाफ ऑफ सी ओडी। देखो ध्यान दो, जिसको समझ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा ध्यान दो। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वही लगाया है अभी इसमें, ठीक है? ये देखो, ये सर्कल है, ध्यान देंगे, ये सर्कल है और वो बोल रहा है कि यहां पर एक कॉर्ड है छोटा सा जो सेंटर के साथ बना रहा है एक एंगल। तो मैंने क्या बोला था, यही कॉर्ड, सेम कॉर्ड ये पूरे एरिया में कहीं पर भी बना सकता है एक एंगल, बराबर? तो मैं ऐसा कोने में बना सकता हूं क्या? यहां पर ऐसा कोने में बना सकता हूं क्या? ये हो जाएगा मेरा 2x और ये हो जाएगा मेरा x, समझे? ये सेंटर के साथ है, O के साथ, ये AB है और ये C है, तो x और ये होगा 2x, क्योंकि जो इस यहां पर बनाएगा वो सब कैसे रहेंगे? x रहेंगे और सेंटर में रहेगा 2x। अब समझा? अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान दो, मैं बताता हूं, पे अटेंशन नाउ एवरीबॉडी, वेरी इजी। सबसे पहले तो उसने बोला कि ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी इक्वल टू रेडियस है, तो ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये 60 है, यस, हाँ सर समझ गया सर। पे अटेंशन, ये अगर 60 है तो ये कोने वाला कितना हो जाएगा? x x x, ये 30 हो जाएंगे। ये देखो, ये सेंटर के साथ बना रहा है और ये बना रहा है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में कहीं पर भी अगर मैं बनाता हूं ये एंगल, तो ये एंगल कितना रहेगा मेरा? 30 डिग्री, ठीक है? ये 60 तो ये 30। यहां तक क्लियर? अब उसने देकर रखा हमको क्वेश्चन में AB इज डायमीटर, उसको अंडरलाइन करो पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे AD इज डायमीटर और उसके बाद अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, ठीक है? तो रेडियस वाला हमने यूज कर लिया, अब हम यूज करेंगे ये डायमीटर। डायमीटर अगर ये है 180 डिग्री, तो हमने देखा था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल, यहां से यहां तक एंगल ACB, एंगल ACB हो जाएगा राइट एंगल। लेकिन ये जो AE है, ये पूरी एक सिंगल लाइन है, ये अगर 90 हो गया तो ये बचा हुआ भी 90 हो जाएगा, बचा कितना ही है? ECB, ECB भी 90 हो जाएगा, ECB, या उसने लिखा है BCE, BCE लिखा है उसने, BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है? 100 के आगे लिखा 100, उसके आगे अगर आपको रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं लीनियर पेयर। जो सेकेंड लास्ट लाइन है 100, आपको रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है? बचा क्या आखिरी में? हो गया ना? अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ECB, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सर PCB कैसा होगा? PCB ये 30 अभी तो बताया भाई, ये देखना, ये 60 तो ये 30। तो एक काम कर, तू उसको घुमा, तू अपनी जो बुक है उसको घुमा और उसको घुमा के ऐसा ला, ऐसा नीचे रहना चाहिए CD, तेरे तरफ होना चाहिए CD। देख सेंटर के साथ में बना रहा है 60, तो साइड में क्या बनाएगा वो? आप समझा?
सर साइड में 30 के मेरे भाई ये देख, अब ध्यान से देख ले, ठीक है। ये एक मेरा है कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड या आर्क मैं लेता हूं, तो अभी हमने पढ़ा ना कि अगर वो सेंटर में बना रहा है 2x, तो ऊपर में बनाएगा वो x। ये समझा क्या? पहले तो ये बता, ये उधर मत देख, ये समझा के ये बता। हाँ सिमिलरली वो इस तरफ में, ये मेजर वाले आर्क में सेम एंगल बनाएगा सब जगह पर। ये देखा, ये x, ये x, ये x, ये x, x, x। अब समझा? हाँ ये अगर 2x तो ये रहेगा x, ये अगर 60 तो ये रहेगा 30। अब समझा बेटा? इसीलिए ये क्वेश्चन में फिगर दिया होने के बाद भी डिफिकल्ट होता ही है, समझे? इट इज नॉट सो इजी। लगता है आसान है लेकिन उतना है नहीं। स्टार मार्क कर लिए। इसमें किसी को डाउट पूछ लो, अभी भी नहीं समझाऊंगा तो उसके लिए आपको बुक घुमा के देखना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको ये सारी चीजें लिखाया हूं। वहां पर स्कूल वाले नहीं लिखाएंगे आपको, स्कूल वाले नहीं लिखाएंगे। डन? आज के लिए इतना ही। चलो सवाल बाय, टाटा, सी यू टुमारो।